नमस्कार। हुडा सम्मेलन के बाद में जयसिंह और मराठों के बीच एक धौलपुर समझौता हुआ था। उस समझौते के बारे में आज चर्चा करते हैं। हुडा सम्मेलन के असफल होने पर भी जयसिंह ने मराठों के प्रति समझौतावादी नीति कायम रखी। मई 1741 ईस्वी को बालाजी बाजीराव ने धौलपुर में जयसिंह से मुलाकात की। इस समय पेशवा के साथ सिंधिया, होलकर, पीलाजी, जसवंत राय आदि मराठा सरदार भी थे। इस समय जयपुर राज और मराठों के मध्य धौलपुर का समझौता हुआ और इस धौलपुर के समझौते में निम्न निर्णय लिए गए। एक निर्णय यह था कि मालवा की सूबेदारी पेशवा को दे दी जाएगी। इसके बदले में पेशवा जयसिंह को वचन देगा कि मराठे मुगल साम्राज्य में कहीं भी लूटमार नहीं करेंगे। दूसरा निर्णय यह था कि 500 मराठा सैनिक मुगल सेवा में रखे जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर पेशवा 4000 सैनिक मुगल बादशाह को देगा, जिसका खर्च बादशाह स्वयं उठाएगा। तीसरा यह था कि पेशवा चंबल के पूर्व और दक्षिण के जमींदारों से पेशकश लेने का अधिकारी रहेगा। एक समझौता यह था कि यह निश्चय किया गया कि पेशवा एक पत्र लिखकर मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करेगा और उसे मुगल सेवा स्वीकार करने का विश्वास दिलाएगा। वह बादशाह को भविष्य में किसी भी प्रकार के धन की मांग न करने का आश्वासन देगा। मराठों के आपसी मतभेद, पेशवा द्वारा समस्त मराठा सरदारों को नियंत्रित न कर पाना, सवाई जयसिंह का घरेलू समस्याओं में उलझना तथा बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में पेशवा द्वारा समझौते के बंधन में बंधने की तत्परता न दिखाना आदि कारणों से धौलपुर समझौता भी असफल रहा। इसकी असफलता के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये था कि इस समझौते में भोंसले के हित को ध्यान में नहीं रखा गया था। एक कारण ये था कि मुगल बादशाह ने पेशवा को बंगाल में रघुजी भोंसले की सैनिक गतिविधियों को रोकने के लिए कहा था। दुर्भाग्यवश शाहू के हस्तक्षेप के कारण पेशवा इस संदर्भ में कोई कदम नहीं उठा पाया और फलते मुगल बादशाह नाराज हो गया और धौलपुर समझौता असफल हो गया। एक तीसरा कारण यह था कि 1741 ईस्वी के लगभग उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। ऐसी स्थिति में पेशवा किसी भी प्रकार के समझौते में बंधना नहीं चाहता था। एक चौथा कारण यह था कि पेशवा समस्त मराठा जाति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में जब 1742 ईस्वी में जयसिंह ने पेशवा से सिंधिया के द्वारा कोटा में जबरदस्ती धन वसूल करने की शिकायत की, तब पेशवा ने इसे अपना निजी मामला बताकर उपेक्षित कर दिया। इससे सवाई जयसिंह मराठों के व्यवहार के प्रति आशंकित हो उठा। एक कारण यह था कि समझौते की असफलता का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि जयसिंह इस समझौते को हस्ताक्षर करने के बाद अपनी घरेलू समस्याओं में इतना अधिक उलझ गया कि उसे इस समझौते को कार्यान्वित करने का अवसर ही नहीं मिला और 1743 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अतः समझौता असफल रहा। जयसिंह के मराठों से समझौता करने के सभी प्रयास असफल रहे और उनकी मृत्यु के बाद मराठों ने संपूर्ण राजपुताने में लूट खसोट मचा दी। उनकी इस लूट का सर्वाधिक प्रहार जयपुर राज पर ही हुआ। अधिकतर विद्वान सवाई जयसिंह को भारत का कूटनीतिज्ञ, दूरदर्शी और श्रेष्ठ प्रशासक कहते हैं, बताते हैं। साहित्य में भी उनकी पर्याप्त प्रशंसा की गई है, परंतु उनकी मराठा नीति के कारण उनकी उपलब्धियों में कुछ हल्कापन आ जाता है। उनकी मराठा नीति का गहन अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो मराठा नीति अपनाई वह उन्हें असफलता की ओर ले गई। वास्तव में मुगल दरबार में मराठा सर्वोच्चता स्थापित करने वाले भी सवाई जयसिंह ही थे। उनके द्वारा मराठों के प्रति जो समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया वह व्यर्थ ही साबित हुआ, क्योंकि अपने अथक प्रयासों के बावजूद वे मराठों से कोई फलदायक समझौता नहीं कर सके। इतिहासकारों ने उनकी मराठा नीति को तुष्टीकरण की नीति के नाम से संबोधित किया है।
उन्होंने मेवाड़ के राणा के कहने पर मराठों के खिलाफ नीति निर्धारित करने के लिए 1734 ईस्वी में जो हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया गया था, परंतु वे उसमें एक दर्शक की भांति बैठे रहे। इसी प्रकार सम्मेलन के अनुसार जब विभिन्न राजपूत शासकों की सेनाएं रामपुरा में एकत्रित नहीं हुई, तब भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि वे मराठा पेशवा से संबंध दृढ़ करने में लगे रहे। उन्होंने पेशवा बाजीराव को राजस्थान यात्रा के लिए आमंत्रित किया। इसी दौरान वे राजपूत शासकों की संपन्नता देख गया और उसके नेतृत्व में राजस्थान में मराठों की लूट खसोट शुरू हो गई। सवाई जयसिंह ने मराठों के प्रति जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई, उसके मूल में अनेक कारण थे। क्योंकि सवाई जयसिंह महत्वाकांक्षी थे, सर्वत्र अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। वे जानते थे कि मराठों के सहारे वे ऐसा कर सकते हैं। मुगल दरबार में अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए भी उन्होंने मराठों को सहारा लिया। जोधपुर व बूंदी की राजनीति में उनके हस्तक्षेप ने मराठों को इन रियासतों में लूट खसोट के लिए आमंत्रित किया। वे अंत तक मराठों के स्वभाव की वास्तविकता को नहीं पहचान सके और इन सभी कारणों की वजह से वे मराठों के प्रति समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने को विवश हुए, जो कि राजपूताना के लिए अत्यंत कष्टदायक और दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ।